नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मजे की बात यह है कि जो एग्जिट पोल आए हैं कोई भी मानने को तैयार नहीं है ये सही है। अभय दुबे जी से मैं बातचीत कर रहा था। अभय दुबे ने कहा कि जो ग्राउंड पे पत्रकार थे, निष्पक्ष पत्रकार थे, उन सबसे उन्होंने बात करी है, कोई मानने को तैयार नहीं। अभय दुबे जी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है, और अगर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई तो फिर दिल्ली में मोदी के सिंहासन पर भी सवाल उठेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये मांग उठ सकती है कि भाई अब संसदीय दल की बैठक बुलाओ, क्योंकि मोदी जी का चेहरा अब नहीं चल पा रहा। बंगाल के चुनाव में, बाद में यूपी के चुनाव में कुछ नया फार्मूला बनाया जाए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर पैदा हो रहा है? और जो नीतीश कुमार को किनारे करने की साजिश की थी चाणक्य ने, वो क्या चाणक्य नीति भारी पड़ गई? तमाम बातें की हैं अभय दुबे जी से। बहुत शानदार शो है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने कल 2 रोटी ज्यादा खाई होंगी गोदी मीडिया के एग्जिट पोल देखकर। लेकिन सोशल मीडिया पे जो बिहार के पोल्स आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं, और एक एजेंसी ने तो और जबरदस्त पोल किया है जिसमें कहा गया है कि इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से हर हालत में बहुमत मिलने जा रहा है। अब जब पोल की बात होती है तो हमें वो पार्लियामेंट के चुनाव का टाइम याद आता है। सारे सारे गोदी मीडिया कह रहे थे कि अब की बार 350, 400, कुछ 400 से भी पार करा दे रहे थे। और नतीजा आया तो प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से भी दूर रह गई। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी भी चल रही है। लेकिन एक बड़ा खेल और हुआ था। वो बड़ा खेल हुआ था कि शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से बढ़ा था, और जब नतीजा आया तो धड़ाम से गिरा था। पता चला कि इन एग्जिट पोल के पीछे भी सटोरियों और शेयर मार्केट के कुछ बड़े ब्रोकर का हाथ था। ऐसे आरोप लगे कि लाखों करोड़ का बारह न्यारा हो गया। बिहार को जो लोग चुनाव करीब से देख रहे हैं वो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये जो एग्जिट पोल आए हैं ये सही हैं। आपको क्या लगता है? बिहार की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि मुस्लिम मतों का बंटवारा नहीं हुआ है, पिछड़ों का बहुत बड़ा वोट तेजस्वी को गया है। तो ये जो प्रचंड बहुमत दिखा रहे हैं गोदी मीडिया वाले चैनल, क्या ये सही है? और आदमी को क्या इससे एक लाइन ले लेनी चाहिए कि हाँ सरकार बननी है, या कुछ और खेल लग रहा है आपको? देखिए, मैं थोड़ा तेजस्वी यादव के बारे में और महागठबंधन के बारे में आपने जो कहा है, मैं उससे अलग हट के कुछ अपनी बात पेश करूंगा। मेरा फोकस एनडीए पे होगा कि एनडीए के भीतर क्या हो रहा था। उससे तय बहुत सी बातें तय हो जाएंगी। जो सवाल आप उठा रहे हैं उनके जवाब कमोबेश मिल जाएंगे। देखिए, एनडीए अगर एकजुट गठजोड़ के तौर पर संघर्ष करता, अगर भाजपा के वोट नीतीश कुमार को जाते, नीतीश कुमार के वोट भाजपा को जाते, नीतीश और भाजपा के वोट लोजपा को जाते, लोजपा के वोट इन दोनों को जाते, मांझी के वोट भी सही तरीके से वितरित होते, उपेंद्र कुशवाहा के वोट भी सही तरीके से ट्रांसफर होते, तो मैं एक बार ये मान भी सकता था कि 2020 जैसा ही परिणाम होगा और एक बार फिर एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन मेरे पास पक्की जानकारी है। मैंने बिहार के वरिष्ठतम पत्रकारों जो दिन रात घूम रहे थे पूरे चुनाव में, उनसे बातचीत की है। वो लोग ना बीजेपी की तरफ है ना महागठबंधन की तरफ है। वो इस चक्कर में नहीं फंसते। वो जो दिखाई पड़ता है कमोवेश उसको कहते हैं। थोड़ा बहुत तो पक्ष हर व्यक्ति लेता है, लेकिन वो उसमें उनके आकलन में 10-15% उनका पक्ष होता है, बाकी जमीनी हकीकत होती है। इवन यहां तक हम लोग ज्यादा पक्षपात करते हैं, वो लोग कम पक्षपात करते हैं उसके मुकाबले। उसमें मुझे स्पष्ट रूप से पता चला है कि नीतीश कुमार ने इस चुनाव में एनडीए के अंदर बहुत बड़ी रिकवरी मारी है, जो चुनाव के आखिरी दौर में दिखाई भी पड़ने लगा था। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता। संदीप चौधरी 5 दिन वहां रह के आए, उनको एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला नीतीश कुमार की निंदा कर रहा हो, कह रहा हो इस बंदे को तो हटाना है। नीतीश के प्रति लोगों में आमतौर पर सम्मान की भावना देखी गई। ये एक इस चुनाव की बड़ी एक ऐसी हकीकत है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी रिकवरी मारी है, और वो रिकवरी मारी है, उन्हें स्त्रियों के वोट भी अच्छी खासी मात्रा में मिले हैं, उन्हें अति पिछड़ों के वोट भी अच्छी खासी मात्रा में मिले हैं। लेकिन गोदी मीडिया के ही अगर इन एग्जिट पोल्स पे आप देखें तो उसमें पाएंगे आपके भाजपा पिछड़ रही है इनके अंदर। उन्होंने थोड़ा पिछड़ते हुए दिखाई है, लेकिन इनका एवरेज अगर आप देखेंगे तो भाजपा की सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही है। दिक्कत यह है कि भाजपा काफी पिछड़ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के वोट जो हैं वो भाजपा को नहीं मिले हैं। अगर आप 20 साल से साथ साथ सरकार में हैं और एक गठजोड़ में दोनों हैं, तो नीतीश के वोट भाजपा के होने चाहिए, भाजपा के वोट नीतीश के होने चाहिए। लोजपा के वोट इन दोनों को मिलने चाहिए, इन दोनों के वोट लोजपा को मिलने चाहिए। होना तो यही चाहिए।
100% ना सही, लेकिन 70-80% ट्रांसफर तो होने चाहिए। वो इस बार ट्रांसफर नहीं हुए हैं। देखिए, नीतीश के कार्यकर्ताओं में और नीतीश के मझोले दर्जे के नेताओं में एक नारा चल रहा था, वो था बीजेपी हाफ और लोजपा साफ। भारतीय जनता पार्टी को काट के आधा कर दो और लोक जनशक्ति पार्टी का कबाड़ा कर दो। ये नारा चल रहा था। लोक जनशक्ति पार्टी जिन्होंने पुराना हिसाब चुकता करना था 2020 का, और भाजपा से इस वाला हिसाब चुकता करना था कि बीजेपी वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये एक हकीकत है कि अमित शाह ने अपने एक भाषण में साफ तौर पे कहा था, अब की बार भाजपा सरकार, एनडीए सरकार भी नहीं, अब की बार भाजपा सरकार। उसके बाद में, उसी के बाद में जब उन्होंने, अमित शाह ने आखिरी दौर में ये कहा, उसी के बाद तो पटना में वो होर्डिंग लगे हैं, इसमें लिखा है कि 25 से 30 आपके नीतीश, आपकी नीतीश, वरना वो होर्डिंग नहीं रखते उस तरीके से। तो वो होर्डिंग दरअसल अमित शाह के भाषण के जवाब में होर्डिंग लगे हैं। तो मेरा मानना यह है कि, और सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा की सीटें कम होंगी, सबसे नुकसान लोक जनशक्ति पार्टी को होगा। जो बोया है चिराग पासवान ने, वो उनको काटना पड़ेगा। सबसे ज्यादा नुकसान उन पार्टी को होगा। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने लोकसभा में जितनी संख्या निकाली थी उतने एमएलए नहीं आएंगे, इतने उनके एमपी। तो ये स्थिति जो है वो एनडीए की है। जब कोई गठजोड़ आपस में इतने विवाद के साथ लड़ रहा हो तो वो सरकार कैसे बना सकता है? वो नहीं बना सकता है सरकार। दूसरे, नीतीश कुमार के अच्छे परिणाम निकलने से कम ये गारंटी हो गई है कि नीतीश कुमार के एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे एक फैक्टर है, जिस फैक्टर पे हमें गौर करना पड़ेगा, वो है जन स्वराज पार्टी का। सवाल ये, जन स्वराज पार्टी का परफॉर्मेंस क्या है? अगर जन स्वराज पार्टी का परफॉर्मेंस ना कुछ किस्म का है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ खास वोट नहीं मिले हैं, तो छोड़ दीजिए फिर उसको आपको। लेकिन वो सीटें जीते ना जीते, अगर उन्हें कई निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छे वोट अगर मिले हैं, उन्हें 10,000 15,000 वोट मिला है निर्वाचन क्षेत्रों में उन्हें, उनका क्लेम तो ये है कि 35 सीटों पे उन्हें बहुत बहुत वोट मिल रहा है। तो वो 35 सीटों में कम से कम वो बड़ी भारी टक्कर में, ये उनका दावा है। तो अगर उतना दावा उनका सही नहीं है, फिर भी अगर 8,000 से लेकर 12, 13, 15,000 वोट उन्हें मिल रहा है कुछ सीटों पे, तो वो जीत हार का बहुत बड़ा कारण बनेंगे। और उससे क्या वेरिएशन पैदा होगा नतीजों में, नतीजे किस दिशा में जाएंगे, इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है। मुख्य तौर पर मैं अपने इस आकलन पे बिल्कुल दृढ़ हूं कि नंबर 1 पर तेजस्वी यादव रहेंगे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, नंबर 2 पर एक पार्टी के तौर पर नीतीश कुमार रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाएगी। ये इस चुनाव की मोटी मोटी तस्वीर है जो निकलकर सामने आ रही है। जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, जो गोदी मीडिया पे एग्जिट पोल दिखाए गए हैं और जो सोशल मीडिया पे एग्जिट पोल दिखाए गए हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये इन चुनाव के नतीजों से तय होगा कि अगर गोदी मीडिया के एग्जिट पोल मुंह के बल गिरे, तो मुझे लगता है कि गोदी मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इस झटके से ये लोग उबर नहीं पाएंगे। जो 2024 में झटका लगा था, उससे भी बड़ा झटका होगा ये। हाँ, क्योंकि 2024 में तो हमने देखा प्रदीप गुप्ता फबक के रो रहे थे आज तक पे कि भाई ये तो मैं धोखा हो गया, गलती हो गई, और मतलब अजय जी, मैंने सुना है कि प्रदीप जी ने कहीं ये कहा है, मैंने किसी थर्ड पार्टी से सुना है, प्रदीप जी के खुद मुंह से नहीं सुना है, कि बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण मुद्दा था तो वो बेरोजगारी और पलायन था। बताइए, ये कहा है उन्होंने। अब अगर ये मुद्दा था तो फिर कहां से एनडीए की सरकार आ जाएगी? कहां से, अगर इतना बड़ा मुद्दा। और बाकी में हमारे क्षितिज कांत और अभिषेक, 2 लोग लगातार टीम वहां काम कर रही थी, दोनों ने भी कहा कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब अगर ये स्थिति बन रही है, तो जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी, किसी भी तरह चाहे नीतीश से 1 सीट ज्यादा आ जाए तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश को ना बनाना पड़े। इसीलिए जो अमित शाह ने कहा कि पहले विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद तय होगा, अरे वो सब कहानी तो मुझे फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। अब तो बीजेपी कोई भी नहीं कहता। अगर एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में हुआ तो भाजपा वाले खुद जाएंगे नीतीश कुमार के पास, चलिए मुख्यमंत्री कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, अगर मान लीजिए करारी टक्कर है, अगर त्रिशंकु विधानसभा हो गई तो फिर तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बन जाएगी।
तो इस वक्त मैं कहूंगा कि नीतीश के दोनों हाथों में लड्डू है। हाँ, मतलब वो जो है बारात तैयार है, लेकिन दूल्हा कौन होगा ये अभी तय नहीं है। कि या मैं कहूँ छोटे दूल्हे का भाई कौन होगा ये तय नहीं है। दूल्हे का भाई बीजेपी होगी या दूल्हे का भाई तेजस्वी होगा ये तय नहीं है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा लाभ इस चुनाव में नीतीश कुमार को ही हुआ है। नीतीश कुमार को हुआ है। हाँ, तो यानी पैसे डाले 10,000 बीजेपी ने और फायदा हो गया नीतीश को। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। एक बात और बताइए, इस राजनीति के अब लंबे अर्थ पे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बाद में सभाएं कम की गई, एक सभा तो शायद कैंसिल भी की गई उनकी। तो क्या अब इस चुनाव में अगर यही नतीजे निकलते हैं, भाजपा तीसरे नंबर पर निकलती है, तो संघ ये अब साफ साफ कहेगा कि अब आपके अंदर वोट जुटाने की क्षमता खत्म हो गई। ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी आप ले आए, झूठे वादे भी ले आए, तमंचे कट्टे सब ले आए चुनाव में, लेकिन चला नहीं। यानी मोदी के नाम पर अब वोट मिलना बंद हो गए। देखिए, ये संदेश तो जाना बिल्कुल तय है। एनडीए की सरकार बन जाए तब भी ये संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, बिहार में स्थिति अच्छी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इतना प्रचार किया, अमित शाह ने अपनी तथाकथित चाणक्य नीति इतनी लगाई, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला, ये संदेश तो जाना बिल्कुल तय है। और दूसरे, ऑपरेशन सिंदूर तो भारतीय जनता पार्टी के हलक में अटक गया है। ये जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ है, ये लोग कह नहीं पा रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। क्योंकि जिस क्षण ये बोलेंगे कि पाकिस्तान का हाथ है, उसी क्षण से कहा जाएगा कि भाई अब तो एक्ट ऑफ वार हो गया। हाँ, बोलो क्या कर रहे हो। हाँ, उन्होंने कहा था तो एक्ट ऑफ वार हो गया, अब कुछ करो। एक्ट ऑफ, आपके खिलाफ भारत में हमला कर दिया है पाकिस्तान ने। हाँ, है, पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी एजेंटों के जरिए जो पुलवामा से लेकर फरीदाबाद तक फैले हुए थे, आपने हमला कर दिया। और उन्होंने लाल किले के सामने फिदायीन हमला किया। आपने क्या किया, आप बताइए। तो गोदी मीडिया के बड़े बड़े टैंकर जो चीख चीख कर पाकिस्तान को गरियाते थे, उनके मुंह से निकल नहीं रहा था उस दिन कि ये पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है, कि उनको इंस्ट्रक्शंस थे कि पाकिस्तान का नाम मत लेना। फिर बाद में मेरे ख्याल से इन लोगों ने अपनी नीति बदली और बाद में फिर ये अनऑफिशियली, अनधिकृत रूप से पाकिस्तान का नाम लेने लगे। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ये नहीं आया है कि पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग की थी, पाकिस्तान में योजना बनी थी। ये तो सब, ये सारी मीडिया में बातें चल रही हैं। सरकार ने अधिकृत बयान नहीं दिया है अभी तक ये। अबे जी, मुंबई में हमला हुआ था, गृह मंत्री ने कपड़े बदल लिए थे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भागे भागे मुंबई पहुंचे थे और लाइन लगा दी थी आरोपों की, और गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। दिल्ली के दिल में, लाल किले के अंदर सामने इतना बड़ा बम विस्फोट हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं चला कि गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री का इस्तीफा तो पहलगाम की घटना के बाद नहीं होना चाहिए था। गृह मंत्री का इस्तीफा पहलगाम की घटना के बाद हो जाना चाहिए था। वो छोटी मोटी घटना थोड़ी ना थी। जिस घटना को आपने एक्ट ऑफ वार करार दिया, इसके बाद पाकिस्तान से 4 दिन तक युद्ध भी हुआ भारत का, है, आप सोचिए। तो फिर उसके बाद आपको गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। अगर गृह मंत्री ने अपना काम जिम्मेदारी से किया होता तो पाकिस्तान पहलगाम नहीं कर पाता। अगर गृह मंत्री ने अपना काम जिम्मेदारी से किया होता तो वो लाल किले वाली घटना नहीं होती। अगर गृह मंत्री ने अपना काम जिम्मेदारी से किया होता तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जो भंडाफोड़ किया है, उसकी खबर का उसने जो केस दिया था, हरियाणा पुलिस ठीक से उसका संज्ञान लेती। हरियाणा पुलिस ने तो FIR तक दर्ज नहीं की। जो इनकी सब सारे के सारे सुरक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, उनको छोड़ के जो कि सरकार के प्यादे हैं, सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, हमारा जो जासूसी तंत्र है, वो तो किसी काम का नहीं है, वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति की है, भारत के गृह मंत्री अमित भाई शाह की जिम्मेदारी है ये। लेकिन अब ये बात कौन करेगा कि साहब आपका इस्तीफा होना चाहिए? ये विपक्ष की मांग पे क्या स्वीकार करेंगे? और क्या अमित शाह एक बड़ी मुसीबत में? विपक्ष ने अभी तक इस्तीफा उस तरह से नहीं मांगा है, लेकिन विपक्ष भी मौके का इंतजार कर रहा है। बिहार का चुनाव है, नतीजे आने वाले हैं और विपक्ष को भी देखना पड़ता है कि कोई ऐसी नाजुक स्थिति ना बन जाए। लेकिन अंततः तो देखिए, मणिपुर की घटनाओं पर अमित शाह का इस्तीफा नहीं होना चाहिए था। अमित शाह तो एक ऐसे मंत्री हैं, इनका कम से कम आधा दर्जन बार इस्तीफा हो जाना चाहिए था देश में। अभी कम से कम अमित शाह को प्रस्ताव तो रखना चाहिए था अपनी तरफ से कि भाई, गृह मंत्री के तौर पे मैं ठीक काम नहीं कर पा रहा हूं, बहुत गड़बड़ियां हुई हैं मेरे काम में, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैं
पेशकश करता हूं इस्तीफे की, बाद में प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि नहीं नहीं आप काम कीजिए, तो बात दूसरी थी, लेकिन उन्हें पेशकश तो करनी चाहिए थी। ये नहीं, ये चूक बार बार हो क्यों रही है? गृह मंत्री कहाँ व्यस्त हो जा रहे हैं? पटना के चुनाव में, किसी और चुनाव में, बंगाल के चुनाव में? क्या गृह मंत्रालय क्यों नहीं संभल पा रहा? और डोभाल साहब क्या करते रहते हैं? अपने ऊपर पिक्चर बनवा रहे हैं? भाई देखिए, अमित शाह शुरू से ही एक अक्षम मंत्री रहे हैं। ये उस जब ये 2014 का चुनाव लड़ा गया था, तो उस वक्त अमित शाह की जिम्मेदारी क्या थी? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने अच्छा चुनाव हो गया, कई वजह थी उसकी, अच्छा चुनाव हो गया, उसका श्रेय सारा अमित शाह को प्राप्त हुआ। अब और नरेंद्र मोदी के खास आदमी थे ही, फिर पहले उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाया गया, पार्टी अध्यक्ष बनाने के बाद में वो मिस्ड कॉल से लोगों को मेंबर बनाते रहे अमित शाह, और उसके बाद में उन्हें गृह मंत्री बना दिया गया देश का। अब उनके कलगी में, उनके उनके मुकुट में एक सबसे बड़ी कलगी लगी हुई है धारा 370 में से 35 से हटाने की। आप देखिए ना, कश्मीर का इस वक्त क्या स्थिति है। ये जो टेरर मॉड्यूल है, ये टेरर मॉड्यूल भी तो कश्मीर का ही है। तो कश्मीर में कहीं धारा 370 से 35 से हटाने से क्या कश्मीर में कुछ फर्क पड़ा है? क्या फर्क पड़ा है? कुछ नहीं पता किसी को। देखिए, अमित शाह का पूरा जो कार्यकाल है, पूरा कार्यकाल एक विफल गृह मंत्री का कार्यकाल है। इनको एक बार नहीं, कई बार इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये तो सरकारी दो व्यक्तियों की सरकार है, दो व्यक्तियों के नाम से जानी जाती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम से। उनका इस्तीफा उनका इस्तीफा कैसे मांगा जाएगा? कौन मांगा भी जाएगा तो वो कभी देने को तैयार नहीं होंगे। जिस दिन अमित शाह का इस्तीफा होगा, उस दिन तो समझ लीजिए सरकार का इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन ये इन परिस्थितियों के बाद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर तो बेचैनी है। संघ के लोग जो हैं इस बात से बड़े चिंतित हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी हैरान है, भौचक्के हैं। किस मुंह से कहें? अब तक तो कहते थे देखो हमारे टाइम में कोई आतंकी घटना नहीं होती, लाल किले के सामने बम फोड़ के 10 लोग मार दिए गए। अब इससे ज्यादा भयंकर घटना और क्या होनी बची थी? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जमा होती है, तो वो केवल पार्टी के बाहर ही नहीं जमा होती, पार्टी के भीतर भी एंटी इनकम्बेंसी जमा होती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में भी सवाल पैदा होते हैं, पार्टी का जो समर्थक हिस्सा है उसके मन में भी सवाल पैदा होते हैं, और वो व्यक्त नहीं होते। हम लोग अपनी बात, अपनी भावनाएं व्यक्त कर लेते हैं, उस तरीके से वो चीजें व्यक्त नहीं होती। लेकिन प्रश्न तो निकल के आते ही हैं, और वो प्रश्न इस वक्त निकल के आ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी, नरेंद्र मोदी उसका विरोध नहीं कर पाए, उसका खंडन नहीं कर पाए। उसके बाद से ही भाजपा के समर्थन आधार में और उनके कार्यकर्ताओं के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं। अब लाल किले की घटना से भी उनके मन में सवाल पैदा हुए हैं। तो ये धीरे धीरे करके परतें जमा होती जा रही हैं, असंतोष की, प्रश्नों की परतें जमा होती। अनकहे सवाल, जैसे एक बोतल में आप भर दीजिए खूब ऊपर तक और डाट लगा दीजिए, इस प्रकार की डाट लगी हुई है। जिस दिन वो कॉर्क निकलेगी उसके अंदर से, तो उफान निकलेगा इन लोगों के खिलाफ। उस वक्त का हम लोगों को इंतजार है। अबे जी, एक और बड़ी चिंता की बात है कि जांच एजेंसियां अक्षम हो गई हैं क्या? पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, किसने रखा? पाकिस्तान का हाथ था। तो पाकिस्तान कोई व्यक्ति थोड़ी ना, देश है। उसने किसी को तो यूज किया होगा, अभय दुबे को किया होगा, संजय शर्मा को किया होगा। अभी तक इतने सालों तक पुलवामा के सच सामने नहीं आया। एक डिप्टी एसपी था देवेंद्र सिंह, जब पकड़ा गया था उसने कहा पकड़ो मत, बहुत सारे राज तुम जानते ही हो कर क्या रहे हो। तब आया कि कुछ बहुत लंबी साजिश थी। वो साजिश आज तक देश के सामने नहीं आई कि पुलवामा हुआ कैसे। सतपाल मलिक नहीं रहे दुनिया में, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में कहा था, ऑन रिकॉर्ड है मेरे यहाँ, कि पुलवामा में बहुत सारे सच ऐसे हैं सामने आ गए देश में बवाल हो जाएगा। इशारा था कि सरकार कहीं ना कहीं छुपाना चाह रही थी। तो एजेंसियों को अभी तक पुलवामा में आरडीएक्स किसने रखा ये पता ही नहीं। पता जरूर है, मैं तो मानने को तैयार हूं, हो ही नहीं सकता एजेंसियों को पता ना हो, जरूर पता होगा। लेकिन सवाल यह है कि उस जो पता है, जो जानकारी है, वो जानकारी बाहर कैसे निकले। जानकारियों को 7 पर्दों में रखा गया है। हो सकता है अगर कोई जानकारी किसी फॉर्म में हो, डिजिटल फॉर्म में हो या कागजी दस्तावेज के फॉर्म में हो, तो उसको मिटाई दिया गया हो पूरी तरीके से, ये भी हो सकता है। भाई ये लोग तो बहुत ही खुफिया तौर पर काम करने वाले लोग हैं। अभी तो कई पत्रकारों ने इस बात का भंडाफोड़ भी किया है, और यहां तक तेजस्वी यादव ने भी अपने एक वक्तव्य में कहा है कि अमित शाह जब पटना के एक 5 स्टार होटल में थे,
तो जिस तरीके से वहां पे सीसीटीवी कैमरों के ऊपर जो है वो कागज चिपका दिए गए ताकि कौन उनसे मिलने आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को खबर न लगने पाए, किसी का कोई सबूत न होने पाए, इस तरीके से वो अधिकारियों से मिले। तो क्या जरूरत थी गृह मंत्री को ऐसा करने की? कौन सा ऐसा खुफिया राज, एक चुनावी तो हो रहा है मतलब, तो ये पूरा गोपनीय तरीके से काम करने की इन लोगों की जो आदत है, ये इनके अलोकतांत्रिक स्वभाव से मेल खाती है आदत ये। इसलिए मुख्य तौर पर अनडेमोक्रेटिक लोग हैं, सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं और ये हर मामले में ऑपरेट करते हैं, चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे एक प्रदेश के चुनाव का मामला हो, सारा काम इनका इसी तरीके से होता है। बिल्कुल ठीक है। और एक बड़ा सवाल ये भी है, सामने आता है कि अब अगर बिहार में नतीजे ऐसे आए तो पार्टी के अंदर क्या असंतोष बढ़ेगा? क्या पार्टी के अंदर नितिन गडकरी जैसे लोग कुछ मुखर होंगे, या भाजपा के कुछ सांसद कहेंगे कि भाई संसदीय दल की बैठक होनी चाहिए, अभी संसदीय दल की बैठक में कुछ मुद्दे आर पार होने चाहिए, बंगाल का चुनाव सिर पर है, जब ये गुजरात की लॉबी जोड़ी नहीं काम कर पा रही तो कुछ नए प्रयोग होने चाहिए, ऐसी मांग उठेगी या नहीं उठेगी? मेरा मानना यह है कि अगर बिहार के चुनावों में एनडीए हार जाता है, सरकार नहीं बना पाता, अगर सरकार बना ली किसी तरीके से तो फिर चीजें बहुत सारी लीपापोती हो जाएगी। अगर हार जाता है और सरकार नहीं बना पाता है एनडीए, तो पार्टी के भीतर असंतुष्टों की बैठकें होने लगेंगी, अनधिकृत, अनऑफिशियल, अघोषित बैठकें होने लगेंगी और छन छन के वो बात मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचने लगेगी। वो चीज शुरू हो जाएगी जो आमतौर पर जब किसी सरकार का वकार गिरता है, उसकी साख गिरती है, तो उसके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी गिरती है, अपने नेताओं के बीच में भी गिरती है, और फिर पार्टी के नेतृत्व की एक खामोश किस्म की आलोचना पनपने लगती है। तो वो बिहार के चुनाव की हार वो ट्रिगर पॉइंट बन जाएगी और इस प्रकार की मीटिंगें वगैरह होने लगेंगी। उसमें फिर कौन कौन भाग लेगा, नितिन गडकरी भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, उसमें राजनाथ सिंह जी भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बातें निकल के आएंगी। एक आखिरी सवाल, आखिर मोदी जी का ब्रांड, मोदी जी का जादू इतनी तेजी से कम क्यों हो गया? कारण क्या है इसका? देखिए, वैसे भी 10 वर्ष के शासनकाल के बाद में अच्छे अच्छे नेताओं की कलई खुल के सामने आ जाती है। मोदी जी की कलई, मोदी जी थोड़े खुशकिस्मत थे, उनकी कलई तो पहले 5 साल बाद ही खुल गई थी। मैं समझता हूं कि वो 2019 में ही एक बड़े ही विपरीत किस्म के चुनाव का सामना करने जा रहे थे। वो तो अगर पुलवामा वाली घटना नहीं होती और बालाकोट वाली स्ट्राइक का इस तरीके से प्रचार करके इनको लाभ नहीं हुआ होता, तो उसी वक्त ये गठजोड़ सरकार में आ जाते, बहुमत खो देते। लेकिन उसमें उन्हें पहले से भी 2014 से भी ज्यादा सीटें मिल गई, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि 5 साल इनको और मिल गए। तो मोदी जी की कलई, मोदी जी की एक प्रशासक के तौर पर, गवर्नेंस दे सकने वाले नेता के तौर पर मोदी जी कलई खुल गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इनसे खुश नहीं था। लेकिन अब वो एक इस तरह की घटना हो गई, उस घटना ने मोदी जी को बचा लिया। और उसके बाद देखिए आप, 2019 की जीत के बाद में मोदी जी ने कितनी कोशिश की कि वो 2014 वाली स्थिति में पहुंच जाएं जब वो चुन के आए थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उन्होंने जगह जगह जाकर मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की, कल्की धाम की प्राण प्रतिष्ठा की, और वहां पे अबू धाबी में गए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की, नॉन बायोलॉजिकल बनने की कोशिश की, और जो काम आमतौर पर राजनेता नहीं करते हैं वो सारे काम मोदी जी ने करने की कोशिश की। लेकिन कुछ नहीं हुआ, मोदी जी की साख गिरती ही चली गई। वो तो तिकड़म करके उन्होंने अगर 76 सीटों पर फर्जीवाड़ा न किया होता तो इस वक्त मोदी जी के पास 164 सीटें होती। जाहिर है वो प्रधानमंत्री नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की, धन्यवाद। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी, अपनी राय से अवगत करेगा। शुक्रिया, थैंक यू।